All right. Hi everyone. Good morning. Hi Sayam. Hi Harsh. Good morning Sarvesh. Good morning Ishan. All right. आप लोगों ने होमवर्क ट्राई करा जो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर किया था? All right. उसमें से एसोसिएटेड कुछ डाउट्स अगर हैं आप लोगों के तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग आउट सम टाइम फॉर डिस्कसिंग देम. नहीं, जो लास्ट होमवर्क मैंने दिया था ना, थर्मोकेमिस्ट्री का होमवर्क, लास्ट क्लास में तो प्राइमरीली हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स वाले पार्ट के डाउट्स को डिस्कस किया था, जो अपना डाउट सेशन था. ठीक है, बट जो रीसेंट होमवर्क था जिसमें थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, उसका डिस्कशन अभी नहीं हुआ था. तो वो एक डिस्कशन पेंडिंग है, या तो आज कर लेंगे या फिर नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास होगी तब डिस्कस कर लेंगे. तो अभी स्टार्ट तो खैर हम लोग अपने थियरी से ही करते हैं. लेट्स फोकस ऑन दीज अदर एंथैल्पीज जिनके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. अच्छा, आप लोगों ने अभी तक थर्मोकेमिस्ट्री में कौन सी एंथैल्पीज पढ़ ली हैं? एक क्विक रिकैप. Which all enthalpies have we discussed? एक तो स्टार्ट हमने करा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, करेक्ट. देन हम लोगों ने एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी डिस्कस किया था, एंड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. राइट, प्राइमरीली इन 3 एंथैल्पीज का हमने डिस्कशन करा है, और इन पर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस भी देखे हैं कैसे बन रहे हैं. ठीक है, अभी आगे भी आप लोगों को इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे. मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चंस दिए थे वो प्राइमरीली फॉर्मेशन और कंबशन से रिलेटेड थे. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन के मैंने क्वेश्चंस आपको दिए नहीं अभी होमवर्क में, आज दे दूंगा. तो आज आप ट्राई करोगे तो आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे. ठीक है, ऑलराइट. तो कुछ और एंथैल्पीज का भी डिस्कशन कर लेते हैं. नाउ एक एक करके नोटिस करना, यहाँ मैंने एकदम लिस्ट में 4-5 एंथैल्पीज एक साथ लिख दी हैं. Enthalpies are something which you have come across commonly in your previous chapters. तो ये आपने enthalpy of ionization, electron gain enthalpy, hydration enthalpy, lattice enthalpy, ये सब आपने अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के साथ में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो मैं इनका डेफिनेशन एंड ऑल रिपीट नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, इनका डेफिनेशन एंड ऑल आप लोगों ने एक बार पहले वहां पे लिखा हुआ था. So, जैसे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का डेफिनेशन क्या था? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वाज 1 mole of gaseous ion dissolved in excess of water. ठीक है, तो कितना हीट रिलीज हो रहा है? तो दैट वाज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ gaseous ions. Like lattice enthalpy was something जो भी ये हमने इस टाइम पे जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तब डिस्कस किया था, राइट. That it is the heat released when 1 mole of ionic solid is formed from its constituent ions. तो जैसे यहाँ पर Na2SO4 का लैटिस एंथैल्पी आपको लिखना है तो उसका ये इक्वेशन हो गया. कैल्शियम फॉस्फेट का लैटिस एंथैल्पी लिखना है, उसका ये इक्वेशन हो गया. ठीक है, ये डेफिनेशंस हमने पहले देखे हुए थे. एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप लोगों ने भी पहले देखा हुआ है. लेकिन एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये अपन ने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में डिस्कस किया था जब हम लोग फेज चेंज के ऊपर
फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहे थे, फ्यूजन, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन, इनका एंथैल्पी चेंज का कैसे डिस्क्राइब किया जाता है. तो दीज आर सम बेसिक वंस which can be directly used in questions, and इनके बारे में आपको knowledge होना चाहिए that how to write their equations और how to read their equations as well. Next देखते हैं enthalpy of atomization. ठीक है, यहाँ पे फोकस करना है enthalpy of atomization क्या होता है. Now before I start into details, इनके इसका दो डेफिनेशन रहेंगे. ठीक है, एलिमेंट्स के लिए रहेगा और एक कंपाउंड्स के लिए रहेगा. ठीक है, दोनों अलग अलग रहेंगे, इनको ध्यान रखना. जैसे आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में नोटिस किया था कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन इज समथिंग व्हिच वेरीज फ्रॉम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का पहले डेफिनेशन देखना. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन किस तरीके से, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म. राइट. सो यहाँ पर इफ आई आस्क यू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन क्या होगा, तो आपको 1 मोल गैसियस कार्बन एटम बनाने हैं फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म व्हिच इज कार्बन ग्रेफाइट. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट क्या होगा, यू हैव टू मेक 1 मोल हाइड्रोजन atoms, gaseous atoms, from its most stable naturally occurring form which is hydrogen gas. ठीक है, so this is just creating atoms. ठीक है, एलिमेंट्स के लिए इस तरीके से डिफाइन करना है. कंपाउंड्स के लिए, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, कंपाउंड्स के लिए इट इज said to be in this way that it is the heat required to decompose 1 mole of compound into constituent gaseous atoms. ठीक है, so it is just literally the word enthalpy of atomization. तो मुझे 1 मोल कंपाउंड लेना है और उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करना है. ठीक है, नाउ गैसियस स्टेट में क्यों लेना है हम लोगों को, बिकॉज वी आर लुकिंग एट द प्रोडक्ट्स नॉट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, नॉट having any interaction or any force of interaction between them. जैसे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस मैंने बताया, दैट CH4 गैस का 1 मोल ब्रेक करना है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. कौन से एटम्स है इसमें, कार्बन एंड हाइड्रोजन. सो यू हैव 1 मोल कार्बन एटम्स एंड 4 मोल हाइड्रोजन एटम्स, एंड ये सब गैसियस फॉर्म में ही रखने हैं. ठीक है, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है गैस का. ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो कंपल्शन. जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया दैट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 सॉलिड क्या होगा, तो इट विल बी 1 मोल ऑफ CH4 सॉलिड गोइंग इनटू कार्बन गैस एंड 4 हाइड्रोजन गैस. दैट विल बी अ डिफरेंट वैल्यू एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ CH4 गैस. ठीक है, जो प्रोडक्ट जो है वो हमें गैसियस स्टेट में रखने हैं. ठीक है, नहीं, नेचुरली अकरिंग तो लेफ्ट हैंड साइड पे है. यहाँ पे नोटिस करो, ये जो डेफिनेशन है इसमें कैसा है डेफिनेशन, वी हैव टू मेक 1 मोल ऑफ गैसियस एटम्स फ्रॉम द मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट. तो यहाँ पर ब्रोमीन का अगर मेरे को लिखना है तो 1 मोल ब्रोमीन गैसियस एटम्स बनाने हैं. कहाँ से, उसका नेचुरली अकरिंग स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ब्रोमीन लिक्विड. ठीक है, सो यहाँ पर नोटिस करना इन दोनों डेफिनेशंस में अंतर. ठीक है, इफ यू हैव, मैं यहाँ पे एक साइड में एक एग्जांपल लिख देता हूँ टू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू स्टोइशियोमेट्री. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिखा आपके सामने, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ से हाइड्रोजन. ठीक है, जस्ट हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट, मैंने और कुछ नहीं लिखा यहाँ पे. ठीक है, तो ये मैं कैसे रीड करूंगा, एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखा जा रहा है, तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, दैट 1 मोल ऑफ एटम बनाना है कहां से, फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग स्टेट व्हिच इज दिस. ठीक है, अगर यहीं पर मैं लेट्स से आपके सामने एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 गैस बोल देता. ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ H2 गैस अगर मैं लिख देता यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या इंप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इंप्लाई कर रहा हूँ मैं कि मैं कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लिखना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो एक कंपाउंड के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का डेफिनेशन क्या है, दैट 1 मोल ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, इसमें अब H2 का कोएफिशिएंट 1 रखना है.
is dissociating into its constituent atoms. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया सबको? ऑलराइट, कैसे इसको यूज करेंगे क्वेश्चंस में? तो जनरली मैं आपको अभी आगे एक आध क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसके ऊपर आइसोलेटेड क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि एक ये बहुत ही छोटा सा एस्पेक्ट है, बट किसी बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट बन जाता है। ठीक है, जनरली इट इज इंक्लूडेड इन सम बिगर क्वेश्चन। देखते हैं किस तरीके से। अच्छा, देन नेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जर्व करना एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड्स। नाउ इस केस में अब किस तरीके से हम लोगों को डील करना है? तो आप लोगों ने ऑलरेडी एक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देखा हुआ है। कौन सा वाला? ये मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ आयंस आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, राइट? क्या डेफिनेशन था इसका? 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्ड इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, याद आया ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? तो वैसा ही अगर मैं आपसे अभी पूछूं गैस करने के लिए दैट एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड्स का क्या डेफिनेशन रहेगा? ठीक है, वैसे इसको जनरली एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन भी बोल देते हैं अगर कोई और सॉल्वेंट रहता है, जनरल सॉल्वेंट कोई भी रहता है तो, बट अगर सॉल्वेंट वाटर है तो फिर उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल देते हैं। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कंपाउंड्स? एनी गेस वर्क व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी सिंपली 1 mole of compound, correct? 1 mole of compound dissolved in large quantity of water. ठीक है, हाँ, एनर्जी रिलीज्ड जरूरी नहीं है सर्वेश, इट कैन बी एनर्जी अब्सॉर्ब्ड ऑल्सो। ठीक है, हाँ, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो हम इसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोल देते हैं, दैट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। या फिर अगर हम जनरल बोल रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी, और नॉट एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज जरूरी नहीं है, एनर्जी एक्सचेंज्ड बोल देते हैं। एनर्जी एक्सचेंज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे नोटिस करना, मैंने इस डेफिनेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके क्यों बनाया हुआ है? बिकॉज मुझे एक और एंथैल्पी बीच में डिफाइन करनी थी, विच इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे आप नोटिस करना। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, इट डिपेंड्स ऑन कंपाउंड टू कंपाउंड। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ solute is dissolved in excess of solvent, so that the further addition of solvent results in no further heat exchanged. ठीक है, सो ये वाला पार्ट जो है ये मैंने थोड़ा सा नया सा इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको अगर मैं हटा दूंगा तो अभी आपके लिए सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिस वाज अ सिंपल डेफिनेशन, बट ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस कर दी, राइट? जहां पर मैंने लिखा है कि सो दैट further addition of solvent results in no further heat exchanged. Now what do I mean by this? नोटिस करना, तो इसके लिए एक बार आप थोड़ा सा प्रोसेस को विजुअलाइज करो। ठीक है, लेट्स से मैं HCl गैस को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जब मैं HCl गैस को पानी में डिसॉल्व कर रहा हूँ तो व्हाट आई एम नोटिसिंग इज, यहाँ पे नोटिस करना, what I'm noticing is that depending upon the quantity of water, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कितना अमाउंट ऑफ वाटर मैं यूज कर रहा हूँ, मेरा एंथैल्पी चेंज जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ H2O के साथ में मैंने अगर 10 मोल ऑफ वाटर लिया था और डिसॉल्व करा तो मेरा इतना हीट रिलीज हुआ।
ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ 10 मोल, लेट्स से अगर मैंने 25 मोल्स H2O लिया होता तो मेरा हीट रिलीज कुछ और वैल्यू आता। ठीक है, -69.1 से -72 चेंज हो गया। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस इन हीट रिलीज्ड। अगर मैं और कुछ चेंज करता, ठीक है, अगर मैं 1 मोल HCl को 40 मोल H2O के अंदर डालता तो मेरा इतना हीट रिलीज हो रहा होता। ठीक है, डोंट ट्राई टू रिमेंबर द वैल्यूज, मैं आपको यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ टू मेक अ पॉइंट। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रिमेंबर द वैल्यूज। नाउ बाय लुकिंग एट दीज वैल्यूज, ठीक है, कैन यू नोटिस दैट देयर इज अ ट्रेंड ऑफ दिस हीट एक्सचेंज्ड अप्रोचिंग अ सर्टेन वैल्यू, राइट? पहले तो कैसा हो रहा था कि मैं और पानी यूज कर रहा था तो डिफरेंस इनके बीच में ज्यादा था, फिर मैंने और पानी यूज किया तो डिफरेंस कम होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बहुत सारा एक्सेस पानी यूज कर लेता हूँ, लाइक लार्ज एक्सेस में, तो मेरा जो हीट रिलीज होता है वो सैचुरेट कर जाता है अराउंड -74.85 किलो जूल पर। अब इसके बाद में मैं अगर और पानी यूज करता हूं तो मेरा वैल्यू इसी के अराउंड रहता है, इससे खास कुछ डेविएट करता ही नहीं है। सो इसको मैं क्या बोल दूंगा, दिस विल बी माई एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, व्हेन आई हैव यूज्ड लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, any further addition of water is not going to change this value. This is called as enthalpy of hydration. Now, by knowing this process, you can understand this one more enthalpy called as enthalpy of dilution. तो ये क्या हो गया, enthalpy change। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, enthalpy change, right, when 1 mole of solute, ठीक है, is diluted from a particular concentration, say C1, to another particular concentration, say C2। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि ये सिचुएशन है, ठीक है, जहां पर मैंने 10 मोल H2O के साथ में मिक्स करा HCl को और उससे कॉन्सेंट्रेशन कुछ C1 थी, और 25 मोल के साथ मिक्स करा उससे कॉन्सेंट्रेशन C2 थी। ठीक है, एंड उनके करस्पॉन्डिंग ये एंथैल्पी चेंज था। तो यहाँ पे इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, तो आपका क्या आंसर रहेगा? कैन यू गेस द आंसर बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव गिवन यू? ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, -2.93 किलो जूल। So this will be the enthalpy change when the dilution will be happening from C1 concentration to C2 concentration। ठीक है, बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने। समझ में आया ये वाला एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन आल्सो? 2.23 है क्या, या 2.93 लिखा हुआ है यहाँ? तो एक बार कैलकुलेट कर लो ना, 2.93 दिख रहा है ना, 72 पॉइंट। आपको देख लो ना, आपको इसको अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूँ, ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 बोलता हूँ, और मुझे ये जनरेट करना है, ठीक है, C1 मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और C2 मुझे राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, लाइक आई विल डू व्हाट, ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए तो मैं 1 को रिवर्स कर लूंगा और 2 को एज इट इज ऐड कर दूंगा, राइट? तो 2 - 1 हो गया ना ये, तो ये -72.03, -72.03 प्लस 69.1, तो 2.93 -2.93 आ गया। ठीक है, -2.93 किलो जूल। ठीक है, समझ में आया ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन किसे कहते हैं? अच्छा, अब इसमें नोटिस करना ठीक है, इक्वेशन लिखते वक्त रिप्रेजेंटेशन के ऊपर एक ध्यान देखना। ठीक है, यहाँ पे
मैं ये नोट करके लिख देता हूं आपके लिए, नोट representation of hydration। ठीक है, तो अगर कोई कंपाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो गया, दैट पानी में डालने पर वो अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाता है, जैसे सॉल्ट हो गया NaCl, तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हम लोग ये जनरली नहीं लिखेंगे, मतलब यू माइट वांट टू राइट दिस कि NaCl सॉलिड, NaCl एक्वस हो गया। ठीक है, दिस इज एनी जनरल कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का रिप्रेजेंटेशन। बट अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें भी टिपिकली प्रेफर दिस। ठीक है, दिस इज प्रेफर्ड क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट ऑटोमेटिकली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, वो उसके कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, वैसे अगर आप कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले रहे हो, लेट्स से कोई शुगर का एग्जांपल ले रहे हो, ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पानी में आप डिसॉल्व करोगे तो वो सिंपली सॉलिड से एक्वस हो जाएगा, इट विल नॉट डिसोसिएट इनटू एनी आयंस। ठीक है, इसके बस मॉलिक्यूल्स होमोजेनियसली वाटर में ऐसे स्प्रेड हो जाएंगे, बट दे विल नॉट डिसोसिएट इनटू एनी आयंस। तो इसका रिप्रेजेंटेशन एज इट इज रहता है, दैट C6H12O6 solid is giving C6H12O6 aqueous। ठीक है, this is something which is the case for non electrolytes। समझ में आया? Is this representation clear with everyone? This is the one which is preferred for electrolytes। Now, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आई एम श्योर आपको पता होगा ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन आपको पता है? कंप्लीट डिसोसिएशन। ऑल राइट, हाँ, ग्रेट। नाउ नेक्स्ट एंथैल्पी देखते हैं। ठीक है, इन्हीं को अभी यूज करते हुए मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा, बट मैं एक और एंथैल्पी डिस्कस कर लेता हूं। दिस इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाउ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का पढ़ा हुआ है। ये एक्वस आयंस के लिए अलग से मैं यहाँ पे एक और बार डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो ये कैसा रहेगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ or enthalpy of formation of aqueous ion is the enthalpy change when 1 mole of hydrated ions, ठीक है, hydrated बोल लो या फिर aqueous बोल लो, 1 mole of hydrated ions are obtained from element in its standard state। ठीक है, सो अगर मुझे enthalpy of formation of say Cl minus aqueous लिखना है तो it will be 1 mole, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 रखना है। 1 mole of Cl minus aqueous ions from its most stable naturally occurring state क्या है, Cl2 गैस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये डिफाइन करते हैं। अब इसमें एक कन्वेंशन रहता है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इज असाइंड 0। ठीक है, दिस इज समथिंग बाय कन्वेंशन। अभी इस चैप्टर में तो मे बी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी डायरेक्टली, या हो भी सकता है एक्चुअली पड़ जाए। ठीक है, हाँ, एक्चुअली हो सकता है पड़ जाएगी, किसी क्वेश्चन में आ सकता है ये। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डेफिनेटली it will be something which will be a very important aspect to remember। ठीक है, आप लोगों ने वो याद है, देखा होगा, आप लोगों ने वो याद है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी होगी जूनियर क्लासेस में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसमें ऐसे लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स और स्पीशीज होते हैं, तो उसमें हाँ हाँ हाँ, तो वो चीज जब हम लोग पढ़ेंगे ना बाद में, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, तब मैं इस पॉइंट को वापस आपके साथ में
रेस करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब ये इतना, हाँ हाँ, वो ऑर्डर वगैरह सब डिस्कस करेंगे हम लोग कि वो बनता कैसे है, व्हाट आर द, आप लोगों ने तो जूनियर क्लास में वो रट्टा मार लिया है कि ऐसा है, बट वो ऐसा क्यों है वो हम लोग डेफिनेटली इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं बाद में। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज जो है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये बेसिक बेसिक एंथैल्पीज अगर आपको अब समझ में आई है तो मैं इनके ऊपर एक क्विक क्वेश्चन आप लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर is this much, enthalpy of neutralization of strong acid strong base is this much, then what will be the enthalpy of formation of aqueous OH minus ions, ठीक है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन कि यू नो इक्वेशन लिखा मैनिपुलेट करके सामने सामने सब दिख रहा होगा। चाहिए तो आप मुझे बताओ, पिछली क्लास के नोट्स रेफर करो, उसमें देखो कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे डिफाइन करते थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते थे। अभी ये एक्वस आयन का तो मैंने बता दिया आपको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, या कुछ और ऊपर रेफर करना हो तो मुझे बताओ, आई विल टेक यू एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। एक बार ट्राई करो। अरे वाह, हरिओम ने आंसर भी निकाल लिया, बट आंसर गलत है हरिओम, इट इज नॉट द करेक्ट वन। ट्राई करो। हाँ, सर्वेश, संयम, ईशान, आप तीनों का करेक्ट है। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन ये ऐसा था ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग कैसे लिखते थे, सिंपली H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस इज गिविंग H2O, ठीक है। दिस वाज फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
राइट. सो कैसे करा आप यहाँ पे नोटिस करो. सबसे सिंपल तो ये तरीका रहेगा दैट आपने ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से स्टार्ट करा. एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन इज H प्लस प्लस OH माइनस गिविंग H2O एंड दिस इज गिवन टू यू एज -57.1. अब हम इसको कैसे लिखते हैं? इट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ठीक है. अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या रहेगा? यहाँ पे दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. ठीक है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में H प्लस का तो जीरो रहता है बाय कन्वेंशन और OH माइनस का आपको निकालना है. तो सिंपली आपने डेटा पुट करा एंड यू गेट द आंसर एज -229 किलोजूल पर मोल. ठीक है. नाउ ये चीज और ये मेथड स्ट्राइक करता है ओनली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मतलब ऐसा नहीं है अगर आपको अभी स्ट्राइक करने लग गया है तो मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छी बात है. अदरवाइज व्हाट इज योर फॉल बैक मेथड? योर फॉल बैक मेथड इज कि जो भी डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है, पूछा हुआ है, सबकी इक्वेशन बनाना शुरू करो और उनको मैनिपुलेट करके देखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा. तो मैं यहाँ पर कैसा करूंगा, मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर का इक्वेशन लिख दूंगा. ठीक है. ये H2O 1 mole getting formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. ठीक है. तो ये मेरा एक तरीका हो गया. ठीक है. दूसरा तरीका क्या हो गया? एज इन दूसरा डेटा क्या हो गया? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, यानी कि H2O गेटिंग या H प्लस प्लस OH माइनस फॉर्मिंग H2O. ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का हो गया. ठीक है. और मुझे क्या पूछा जा रहा है? मुझे पूछा जा रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस. तो मैं 1 मोल OH माइनस गेटिंग फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है, उनका इक्वेशन लिख देता हूँ. ठीक है. तो 1 2 गिवन है और फोर्थ मुझसे पूछा है. ठीक है. अब जब मैं 1 2 से 4 बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बीच में एक ये और इक्वेशन लगती है विच इज लाइक अ नोन कन्वेंशन कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस आयन इज असाइंड एज 0. ठीक है. अब इन तीनों को 1 2 3 को मैनिपुलेट करके मैं 4 बना सकता हूँ. ठीक है. कैसे वो आप यहाँ पे नोटिस करोगे. 4 विल बी इक्वल टू 1 -3 -2 करने से आ जाएगा एंड व्हेन यू सब्स्टिट्यूट द डेटा, ठीक है, यू विल गेट द आंसर एज अगेन द सेम -229 किलोजूल पर मोल. ठीक है. सो ये समझ में आया? दोनों तरीके समझ में आया आप लोगों को? पहला वाला एज वेल एज द सेकंड वन. ठीक है. सेकंड वन में कैसे करा अपन ने? इक्वेशंस लिख के मैनिपुलेट करा है. ठीक है. इज दिस क्लियर? ऑलराइट. चलो ठीक है. अब इसी पर बेस्ड, इसी थॉट प्रोसेस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आंसर करो. ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. ये ऊपर वाला डेटा मान लो दिया हुआ है क्वेश्चन में. ठीक है. ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन दिया हुआ है एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ NaOH दिया हुआ है. ठीक है. एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH सॉलिड दिया हुआ है. ठीक है. कैन यू गेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस एक्वस आयंस? ठीक है. ट्राई करो इसको.
ऑलराइट, क्या क्या आंसर निकाले आप लोगों ने? देयर इज वन कमिंग 184, 195, minus 191.5. ओके, हो सकता है, आई थिंक संयम आपने पहले कुछ लिखा, बाद में कुछ लिखा, चेंज कर दिया शायद। आपका पहले वाला आंसर सही है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लेट्स डू द चेक। सबसे पहले क्या क्या डेटा दिया हुआ है मुझे? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ NaOH के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ये NaOH का हाइड्रेशन का इक्वेशन लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ? दिस विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट? तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH, राइट? अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaOH दिया हुआ है डायरेक्टली, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस ये ऊपर से हमने निकाला -229, ठीक है? एंड ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन दिया हुआ है -44.5, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व करोगे तो 465 -229 into -1 -44.5 -280.5 आया ना? आप लोगों ने कहाँ पे, जिसका 191 आया उसने कहाँ पे केयरलेस मिस्टेक कर दिया? उन्होंने एक्चुअली लाइक साइन का एरर कर दिया यहाँ पे 191.5 वालों ने। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था? ये सिंपल ही था, मतलब जस्ट नीडेड टू बी अवेयर अबाउट द डेफिनेशंस एंड द फॉर्मूला। ठीक है, ऑल्सो यू कुड हैव डन द सेम क्वेश्चन इन दैट लॉन्गर वे ऑल्सो, जो मैंने आपको बताया, दैट यू कुड हैव रिटन डाउन ऑल द इक्वेशंस एंड मैनिपुलेटेड देम टू गेट द आंसर। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कैसे हमको इसमें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। द थिंग इज दैट यू नीड टू रिमेंबर दीज एंथैल्पीज। ठीक है, एज सच दुनिया में देयर विल बी इनफाइनाइट एंथैल्पीज। इफ आई वाज टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एंथैल्पीज, कोई सा भी रिएक्शन पॉसिबल होगा, मैं उसके साथ में नया नाम ऐड कर दूंगा ना कि फलाना फलाना की एंथैल्पी। हाउएवर, जो नोट्स में मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, नोट्स में कितने, ये अराउंड कुछ 10-12 या मे बी 15 एंथैल्पीज होंगे। ठीक है, अराउंड 10 to 15 ये जो एंथैल्पीज मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ, इनका डेफिनेशन, ठीक है, अगर डेफिनेशन याद रहेगा तो इससे आप इनका रिएक्शन लिख पाओगे। ठीक है, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो फिर तो यू विल बी लॉस्ट। लाइक आप क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर आप क्वेश्चन पढ़ के यू नो जस्ट स्क्रैच योर हेड सेइंग कि करूं क्या मैं, मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया वर्ड क्या है। तो only and only if you remember these enthalpies you would be able to make sense out of it, that you know how to get it done, how to ensure कि आप अच्छे से देख पा रहे हो एंड इक्वेशंस जो डेटा दिया हुआ है उसको इंटरप्रेट करके अननोन को निकाल पा रहे हो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन ऑन अनदर very important enthalpy calculation, which is enthalpy of bonds. ठीक है, it is again something which is quite important. It is required in a lot of questions. ठीक है, in fact it is more important than the ones that we have studied. ठीक है, ये काफी commonly used भी होती है, इसके ऊपर खास ध्यान देना। So bond energy और bond enthalpy, ये हम लोग define describe वैसे तो पहले भी कर चुके हैं। Like we have simply talked about that bond energy is the energy required to break the bond, right? ये हम लोगों ने इतना पार्ट ऑफ डेफिनेशन पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, हाउएवर इट इज नॉट द टेक्निकल डेफिनेशन। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। किस तरीके से?
ध्यान से ऑब्जर्व करना, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन गैसियस स्टेट, ठीक है, द सब्सटेंस हैज टू बी इन गैसियस स्टेट, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर सब्सटेंस इन इट्स विसिनिटी, नॉट जस्ट अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मान लो बात कर रहा हूँ HCl के बॉन्ड के बारे में भी, ठीक है, तो यहाँ पर इट इज द HCl गैसियस का बॉन्ड विच हैज टू बी ब्रोकन, ठीक है, दैट इज व्हाट इज गिव मी द बॉन्ड एनर्जी बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का बॉन्ड, ठीक है। इट कांट बी समथिंग लाइक HCl सॉलिड और HCl लिक्विड और HCl एक्वस, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, ये गड़बड़ हो जाएंगे, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैसियस स्टेट में रहना चाहिए कंपाउंड, ठीक है। उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज, यहां से ध्यान से नोटिस करना, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है, BDE। नाउ अब यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में कैसा हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एटम प्रेजेंट है, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था, ठीक है, उसी को हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बोल देंगे। जैसे यहाँ पर H2 या ये HI का केस लिया मैंने, तो इसमें जो बॉन्ड ब्रेक करने में एनर्जी लगी उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI बोल देंगे, ठीक है। उसको हम लोग कई बार इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये ऐसे एप्सिलॉन और सबस्क्रिप्ट में जो बॉन्ड हमने ब्रेक किया उसकी एनर्जी। तो ये तो डायटोमिक के केस का हुआ। तो यू विल बी वंडरिंग कि मतलब ये क्या, मतलब नया चीज क्रिएट कर लिया, लाइक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी में क्या अंतर है, लाइक व्हाई आर दे बीइंग डिफरेंशिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस, aren't they supposed to be the same thing? So you will be able to appreciate the difference when we move to polyatomic molecules, ठीक है। यहाँ पे अब आप नोटिस करना, लेट्स से पॉली एटॉमिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट समझना, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, it depends upon the nature of the bond and also the molecule in which the bond is present, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोटिस करना, अ कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन 1 बॉन्ड ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 हो गया, ठीक है, या फिर मैं और सिंपल एग्जाम्पल अगर आपके सामने लूंगा, से H2O, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली H2O ही लिया हुआ है, ठीक है। तो आप H2O में आप नोटिस करोगे दैट there are 2 OH bonds that are present, ठीक है। So when a compound contains more than 1 bond of the same kind, then the bond energy is taken as an average of bond dissociation energies. What do I mean by this? So अब ध्यान से यहाँ पे नोटिस करना, by the knowledge of chemical bonding, are these 2 bonds identical? Is there any difference in their values from chemical bonding perspective? Both the bonds are identical, same strength, same length, same energy, सब कुछ सेम ही है इनका। However, अब आप नोटिस करना, जब प्रैक्टिकली ये मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है, ये मेजरमेंट कैसे कराया जाता है, ठीक है, कुछ फोटोन लिया जाएगा, ठीक है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फोटोन शुड बी एबल टू ब्रेक दिस बॉन्ड, ठीक है, दिस बॉन्ड और द अदर बॉन्ड। तो उससे क्या होगा, हम लोग एक पहला इंटरप्रिटेशन लेंगे कि H2O से, ठीक है, H एंड OH बन रहा है, ठीक है। हाँ, सिमिलर टू जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, उसमें ऐसे एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रहती है, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पे लाइक
देर आर सर्टन पैरामीटर्स. बस इतना समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, थ्रो करी जाती है ऑन द सैंपल. ठीक है, ये मेरा जो सैंपल है इस पे डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज थ्रो करी जाती हैं एंड सर्टन फ्रीक्वेंसीज के करस्पॉन्डिंग पीक्स आ जाते हैं. ठीक है, तो वो जो पीक आया ना, वो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट समथिंग, इट रिप्रेजेंट्स दैट उस फ्रीक्वेंसी का फोटोन हेल्प्ड इन ब्रेकिंग द बॉन्ड. ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती है. यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दोस डिटेल्स दैट व्हाट आर दोस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, लाइक इसे स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस कहते हैं. सो कैसा होगा यहाँ पर, ये जो H2O मॉलिक्यूल था, ठीक है, गैशियस मॉलिक्यूल था, लाइक यू हैव दिस सैंपल. ठीक है, इस सैंपल के अंदर H2O के गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, एंड यू बॉम्बार्ड इट विद डिफरेंट डिफरेंट frequencies, and corresponding to certain frequencies you understand that there will be certain observations. ठीक है, अब जो पहला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, वो किसी न्यू वन फ्रीक्वेंसी से ब्रेक हो जाता है. अब जो दूसरा बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है, ये जो OH बन गया, ठीक है, इस OH के बीच का जो बॉन्ड होता है वो किसी और फ्रीक्वेंसी के फोटोन से ब्रेक होता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आप नोटिस करना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, इट इज नॉट जस्ट इन्फ्लुएंस बाय द एटम्स बिटवीन विच द बॉन्ड इज प्रेजेंट, बट ऑल्सो कि नेबरिंग में क्या है. ठीक है, आपने जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि जो नेबरिंग स्पीशीज है वो भी एक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो कैसा है दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी नो, ठीक है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी नो दैट फ्रॉम द केमिकल बॉन्डिंग पर्सपेक्टिव दैट ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं. ठीक है, दीज बोथ बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल. हाउएवर, अगर मैं एक बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा तो अब जो ये बॉन्ड बचा, ठीक है, जैसे OH का रेडिकल बन गया, अब ये जो बॉन्ड बचा, इसकी एनर्जी डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज. ठीक है, क्यों? क्योंकि अब इसके विसिनिटी में वो हाइड्रोजन का एटम प्रेजेंट नहीं रहा ना, ये एक OH रेडिकल बन गया. तो अब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो मुझे फोटोन लगेगा, दैट वुड बी ऑफ अ सर्टेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो इस तरीके से ये जो डेटा टैबुलेट हुआ, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये जो डेटा टैबुलेट हुआ, ये दो डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज का डेटा टैबुलेट हुआ. तो इन्हें हम क्या कहेंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज BDE, bond dissociation energy 1, bond dissociation energy 2, right? And what we are saying is that this bond energy of HO bond in H2O, ठीक है, is going to be an average of the two. ठीक है, it is going to be BDE1 plus BDE2 upon 2. ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक मीन ले. ठीक है, हाँ, यू कैन कंटेस्ट की मतलब ज्योमेट्रिक मीन भी ले सकते हैं, हार्मोनिक मीन भी ले सकते हैं, बट मोर कॉमनली इट इज द कन्वेंशन डिसाइडेड कि हाँ हम लोग अरिथमेटिक मीन ले लेंगे. ठीक है, नाउ ये तो टेक्निकल डिफरेंस था. ठीक है, दिस इज द टेक्निकल एस्पेक्ट विच आई वांटेड यू टू बी फेमिलियर अबाउट. जैसे अभी मान लो CH4 है, CH4 में मैं आपसे पूछूंगा कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी कितना होगा, तो आप CH4 के साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हो और उससे आपको ये 4 BDEs मिलते हैं. ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू ईच बॉन्ड ब्रेकिंग देयर विल बी 4 डिफरेंट BDEs, एंड उन सबका एवरेज आप ले लोगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज का, तो वो आपको बॉन्ड एनर्जी दे देगा. ठीक है, तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट हो गया. नाउ इट इज गुड टू नो टेक्निकल एस्पेक्ट,
however we are not going to implement this technical aspect in our calculations at all. हमारे लेवल पर हम जो भी कैलकुलेशंस करेंगे उसमें we do not get into this depth. We do not, just आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बुक में पढ़ोगे, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, तो दे हाईलाइट दिस टेक्निकल डिफरेंस इन द बिगिनिंग, बट कैलकुलेशंस में फिर सब सिंप्लीफाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि एक्चुअली इतना अंतर नहीं है इन वैल्यूज के बीच में. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये जो BD1 BD2 वैल्यूज हैं ये बहुत दूर दूर आती हैं एक दूसरे से. दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. दे आर नॉट समथिंग विच आर much apart from each other that we need to bother about their differences a lot. Practical calculations में हम लोग इनको assume करते हैं कि ठीक है, चलेगा. ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप सोचोगे एकदम अगर इन डेप्थ सोचोगे, ठीक है, तो कैसा रहता है दैट मान लो ये CH3 ठीक है, और CH3 CH2 CH3, ठीक है. तो यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वर्सेस यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस होगा. ठीक है, दे विल बी डिफरेंट. ठीक है. हाउएवर अब जब इस चैप्टर में हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में अभी आप आगे देखोगे कैलकुलेशंस करेंगे, तो उसमें आपको ये सब डेटा नहीं मिलेगा. आपको सिंपली बोल देंगे कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का एनर्जी इज दिस वैल्यू और इसको लेकर यूज करो. ठीक है, फिर हम लोग जहां पर भी मिलेगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वही एक वैल्यू यूज करते हुए आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे. ठीक है, हम उतनी डेप्थ में जाएंगे ही नहीं. ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, मतलब इनफैक्ट इफ यू रिमेम्बर, जैसे ये भी मैंने आपको, ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कस किया था. ठीक है, कि यहाँ पर जैसे कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, let me draw this in an elaborate manner. ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, डिफरेंस रहेगा इनकी बॉन्ड एनर्जी में. ठीक है, बट क्वेश्चंस करते वक्त आपको सिर्फ ऐसे मिल जाएगा कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी का डेटा ये है, तो आप इधर भी यही और इधर भी यही डेटा यूज करोगे. ठीक है, यू डोंट नीड टू देन बी वरीड अबाउट कि ये कैसे करेंगे हम लोग इस डिफिकल्टी को टेक केयर. ठीक है, ऑल राइट. नाउ अब नोटिस करना, आफ्टर गेटिंग दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, हाउ इज इट दैट वी आर यूजिंग दिस बॉन्ड एनर्जी डेटा इन आर कैलकुलेशंस. तो यहाँ पे ध्यान से फोकस करना दैट ये पैराग्राफ रीड करो, इस पैराग्राफ से आपको हेल्प मिलेगा समझने में. सो एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट्स आर गोइंग इनटू प्रोडक्ट्स. ठीक है, अंडर कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन दिस रिएक्शन इज हैपनिंग. नाउ बिफोर द रिएक्शन there is a fixed enthalpy associated with reactants, and when these are converted into products with different enthalpies, heat is released or absorbed. अब नोटिस करना, if the enthalpy measurement of reactants and products are done at same temperature conditions, then ये जो heat release या absorb हुआ है, it can be attributed to the bond energies. Why? आप नोटिस करोगे, ठीक है, let's say you look at this example, say simple example like N2 plus 3H2 giving 2NH3, right? इस रिएक्शन में एटम्स तो कंजर्व्ड ही हैं. ठीक है, एटम्स आर कंजर्व्ड. जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे उतने एटम्स राइट हैंड साइड पे हैं.
what is the change that is happening? Certain bonds are breaking here and certain bonds are forming here. तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ इस रिएक्शन में, ठीक है, जो भी ये हीट का एक्सचेंज हुआ, दिस आई कैन एट्रीब्यूट टू द बॉन्ड एनर्जीज. ठीक है, सो यहां पर आप नोटिस करोगे दैट I can write this delta H of the reaction as sum of the bond energy of reactants minus sum of the bond energy of products. ठीक है, यहां पर ऐसा प्लस माइनस साइन क्यों यूज करा वो भी आप नोटिस करोगे कि रिएक्टेंट साइड पे तो बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं, तो यानी कि एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, और प्रोडक्ट साइड पे क्या होगा, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे, तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है. दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन. अब जो नेट होगा वो इन दोनों के हिसाब से आ जाएगा कि वेदर ओवरऑल द रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. राइट, जैसे ये वाला एग्जांपल मैंने आपके सामने नोटिस किया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज गिविंग 2NH3 गैस. तो इसमें क्या होगा, ठीक है, आप नोटिस करोगे हाउ वुड आई बी राइटिंग द बॉन्ड एंथैल्पीज. यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पर, ठीक है, एक तो मेरा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, और 3 मोल हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है और उसके 3 मोल रहेंगे, कोफिशिएंट का भी ध्यान रखना है. ठीक है, ये मेरे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब होगी. ठीक है, फिर एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड्स फॉर्म होने में. कितने बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड फॉर्म्स हो रहे हैं, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर. आप इसका एक बार लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ओके इसमें नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट है. राइट, तो यहाँ पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन प्रेजेंट है. कितने प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल में 3 है और 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब 6 मोल नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ पे ब्रेक करने होंगे. ठीक है, 6 समझ में आया. एक मॉलिक्यूल के अंदर तो 3 थे ना, और 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है, स्टोइशियोमेट्री का रोल भी समझना ध्यान से. यहाँ पे ऐसा नहीं कि स्टोइशियोमेट्री को हल्के में ले लिया. नहीं नहीं, बॉन्ड्स पे फोकस करो ना आप, बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पर. ठीक है, हम तो बॉन्ड्स के हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, जैसे ये एग्जाम्पल है, कैन यू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज. ये वाला एग्जाम्पल है, C2H4 HCl C2H5Cl बना रहा है, तो कैन यू write the delta H of the reaction in form of the bond energy data. कोशिश करो एक बार, क्या आ रहा है. लिखा सबने, लिख पाए कैसे इसका एंथैल्पी चेंज लिखना है इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज. आपको हिंट के लिए लोएस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा.
ठीक है, तो मैंने वो भी हिंट दे दिया आपको, चलो मैंने लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया यहाँ पे। हाँ, तो कैसा लिखा, कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड माइनस कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है सर्वेश। हाँ ठीक है, सही है, हम आपका भी ठीक है। अम्म, हाँ ठीक है गौतम। गौतम आपने बस पहला वाला में स्टार्टिंग में ना डबल बॉन्ड कार्बन यूज करना था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और प्रोडक्ट साइड में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यूज करना था। ठीक है ईशान, आपने भी प्रोडक्ट साइड में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यूज करना था। ठीक है, हो सकता है मे बी आई थिंक टाइपिंग में वो आप लोगों ने केयरलेस मिस्टेक कर दी हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन। यहाँ पर रिएक्टेंट साइड पे कौन से बॉन्ड्स हैं, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, चार कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। ठीक है, एंड यहाँ राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट में एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और पांच कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है, और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके टर्म्स में आप ये एंथैल्पी चेंज लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। लाइक अज्यूम दिस टू बी सिंपली इन दिस वे, ये ए बी है, ये ए है, एंड ये बी बी है। और ये डेटा आपको दिया हुआ है, सी इफ यू आर एबल टू गेट एन आंसर। आया आया
ओ सॉरी माय बैड, मैं म्यूट पर था। हाँ तो आप लोग सब अलग अलग आंसर दिए जा रहे हो। देर इज 400, 200, 600, 100। ठीक है, अलग अलग ही आंसर आ रहे हैं सबके। ट्राई करो, ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 1 more minute। ऑलराइट, सो करेक्ट आंसर इज 400। ठीक है, नॉट -400 बट 400। कैसे? अब यहाँ पे एक केयरलेस मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स कर देते हैं इज A2 प्लस B2 गिविंग 2AB लिख दिया होगा, जबकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB दिया हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB मतलब AB का मोल्स 1 रहना चाहिए। ठीक है, एंड इधर हाफ A2 एंड हाफ B2 रहना चाहिए। अब इसको आप बॉन्ड एनर्जी के डेटा के टर्म्स में लिखोगे, डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ AA प्लस हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ BB बॉन्ड माइनस एंथैल्पी ऑफ AB बॉन्ड, एंड देन यू सब्स्टिट्यूट द डेटा। राइट, इसमें जो ए का दिया हुआ है उसको मैं x मान लूंगा, तो बी हो जाएगा x/2, क्योंकि वो 1 1 के 1 और 0.5 के रेशियो में दिए हुए हैं। तो अगर मैं इसको x मान रहा हूँ तो ये भी x रहेगा और ये x/2 हो जाएगा। ठीक है, एंड वो कोफिशिएंट्स हैं वो एज इट इज यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपका 400 आ जाएगा, एंड दैट इज व्हाट द एंथैल्पी ऑफ AA बॉन्ड इज। ठीक है, +400 आएगा, माइनस भी नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना, मोस्ट स्टेबल फॉर्म वगैरह से कोई लेना देना ही नहीं है आपको। अच्छा अच्छा, आप उस तरीके से सोच रहे हो कि हमें कैसे पता कि A2 B2 स्टेबल फॉर्म है कि नहीं है, बट वो क्वेश्चन में इसीलिए तो हेल्प करने के लिए डेटा आपको दिया है ना, दैट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम A2 एंड B2। सर हाँ बोलो हर्षन। सर लाइक हमें पता कैसे चला हाफ A2 है हाफ B2 है? क्या क्या? हाफ A2 हाफ B2 कैसे है मतलब? अरे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB फ्रॉम A2 B2 क्या लिखोगे? AB फ्रॉमिंग फ्रॉम A2 एंड B2। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB लिखा है तो इसका कोफिशिएंट 1 रखना पड़ेगा ना, हाँ सर। और फिर बैलेंसिंग कर रहे हो ना आप यहाँ पे। हाँ हाँ नहीं सर, क्योंकि मैंने वो रेशियो करके किया था तो मैंने A2 को भी 1 ले लिया और फिर हाफ और 1 ऐसे लिया मैंने। नहीं नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी ना आपको।
हाँ So this was the key catch over here. Sometimes balanced equation with coefficient of AB as 1. ठीक है, सर, तो इसमें वो रेशियो किसके लिए यूज हुआ है? ये तो बॉन्ड एनर्जीज का रेशियो है ना, जो बॉन्ड एंथैल्पीज हैं, A2 का x है, AB का भी x है और B2 का x/2 है. ओके ओके, हाँ सर, समझ, ओके। ठीक है, नहीं नहीं, ये सिर्फ बॉन्ड एनर्जीज के टर्म्स में है. ठीक है, दिस इज डिफरेंट. आप यहाँ पे, लेट मी एक्चुअली रीआइटरेट, आप कंफ्यूज मत हो. ठीक है, लेट मी एक्चुअली मेक दिस वेरी क्लियर नोट. ठीक है, जो फॉर्मूलाज है उनमें डिफरेंस है. ये एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच फॉर्मेशन डेटा. तो वो कैसे लिखते हैं हम लोग? डेल्टा एच रिएक्शन is delta H formation of products minus delta H formation of reactants. ठीक है, multiplied by their respective coefficients and all. अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने सीखा enthalpy of reaction in terms of bond energy data. ठीक है, bond energy data of reactants and products. तो इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग? delta H reaction is equal to bond energy of reactants minus bond energy of products. ठीक है, अभी क्लियर है सर्वेश? हाँ, अब यहां पर ये जो देखो कृष्णा, ये जो हाफ आया ये तो कोफिशिएंट से आया. ठीक है, ये इसका कोफिशिएंट, मैं यहाँ पे कोफिशिएंट को हाईलाइट कर लेता हूँ. गौतम आप अनम्यूट कर सकते हो, मैंने फोर्स म्यूट पे नहीं रखा हुआ है. राइट, ये हाफ हाफ और 1 ये कोफिशिएंट्स हो गए. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी का, ये पर मोल बेसिस पे डिफाइन करा जाता है. ठीक है, ये जो डेटा है दिस इज डिफाइंड ऑन अ पर मोल बेसिस. तो यहाँ पर हाफ मोल O2 और हाफ मोल B2 है ना. ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर ये 1 मोल AB है, तो इसलिए इनका कोफिशिएंट 1 हाफ और हाफ यूज करें. फिर जो बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा है, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा इनका दिया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का डेटा इज 1:1:0.5. तो मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिया और इसको x/2 लिख दिया. ठीक है, ये A2 AB और B2 का डेटा है. अभी समझ में आया? हाँ बोलो गौतम. सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम लोग ने रिएक्टेंट माइनस. सॉरी सॉरी, मैंने एक बार, हाँ अनम्यूट कर लो. एक्चुअली मैंने फोर्स म्यूट हटा दिया है. अरे उल्टा हो गया. हाँ, क्या होगा? सर मुझे ये नहीं समझ में आया कि हम लोग ने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया. रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर बेसिकली रिएक्टेंट्स का जो बॉन्ड है वो तो फॉर्म हो रहा है, सॉरी ब्रेक हो रहा है, तो उसके लिए तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी. हाँ सर. तो इसके लिए यहाँ पर उसका पॉजिटिव साइन रहेगा. और हाँ. प्रोडक्ट्स में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो फॉर्म हो रहा होगा, तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी. वहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई. हाँ, बॉन्ड फॉर्म होने पे एनर्जी रिलीज होती है ना, हाँ सर. इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है.
अच्छा ठीक है सर। तो जो भी नेट रहेगा वो हमें दे देगा कि डेल्टा एच क्या रहने वाला है। अच्छा हाँ सर, समझा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बोलो सर्वेश। ये पूछ रहा था कि LHS में डेल्टा एच रिएक्शन दिया है ना, तो वो -100 तो फॉर्मेशन है ना AB का। हाँ तो ये AB के फॉर्मेशन का ही तो रिएक्शन लिखा है मैंने यहाँ पर। माइनस उसमें -100 माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं लिखना है। माइनस नहीं, वो डेटा ही नहीं दिया ना मुझे अभी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2B2 दिया ही नहीं है ना, तो फिर मैं ये वाला कैसे यूज करूं। लाइक ये जो रिएक्शन है, ठीक है, यही मेरा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यही मेरा इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसको मैं जो डेटा मुझे दिया हुआ है बॉन्ड एनर्जीज का, उसके टर्म्स में लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाँ समझा। ठीक है, ऑल राइट। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब आप बॉर्न हेबर साइकिल भी अच्छे से समझ सकते हो। लाइक डू यू गाइज रिमेंबर बॉर्न हेबर साइकिल? मैं एक बार वो बॉर्न हेबर साइकिल भी यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। ऑल्दो वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, बट अभी भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, बॉर्न हेबर साइकिल जो था, ठीक है, उसमें कैसा था, मल्टीपल वेज में, मल्टीपल तरीके से बॉर्न हेबर साइकिल को आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह और बना लेता हूँ। सो वन मोल ऑफ NaCl, ठीक है, गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है, 1 mole of NaCl getting formed from Na solid and half Cl2 gas, ठीक है, एंड इसी को, ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट तरीका हो गया। मैं इनडायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, Na गैस, Na प्लस गैस, इसको मैं लिख सकता हूँ Cl गैस, Cl माइनस गैस, एंड इनको कंबाइन करके फिर मैं ये NaCl बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे ये एंथैल्पीज बता पाओगे, कौन सी क्या एंथैल्पी थी, हर एरो के करस्पॉन्डिंग कौन सी एंथैल्पी है। ठीक है, ये वाली कौन सी एंथैल्पी है, दिस एरो, दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड। नहीं, लैटिस एंथैल्पी नहीं है गौतम, देखो ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड है, 1 mole of NaCl forming from its constituent elements in their most stable naturally occurring form। ठीक है, अच्छा, देन ये वाली एंथैल्पी कौन सी है, ये बता दो। NaCl सॉलिड फॉर्म हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस गैस से। हाँ करेक्ट ईशान, करेक्ट हर्ष, दिस इज द लैटिस एंथैल्पी, डेल्टा H लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl सॉलिड, राइट। यही डेफिनेशन था ना, 1 mole ऑफ एलिमेंट, सॉरी 1 mole ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। ठीक है, आप देखो ये तभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे आपको डेफिनेशंस याद होंगी तो।
आज याद है अगर कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छी बात है, मतलब दे आर गुड विद देयर रिविजन्स। जिन बच्चों को अभी याद नहीं आ रही है डेफिनेशंस, तो उन्होंने रिवाइज नहीं करा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि अरे समझ में नहीं आया। डेफिनेशन था लैटिस एंथैल्पी का, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड फ्रॉम फॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयंस। अच्छा, देन ये वाला जो एरो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओगे मुझे? करेक्ट ईशान, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा एच एटमाइजेशन, ठीक है, एटमाइजेशन ऑफ Na एज एन एलिमेंट, ठीक है। और बिल्कुल हर्ष ने भी करेक्ट बोला, और आई कैन ऑल्सो राइट ओवर हेयर डेल्टा एच सब्लिमेशन भी लिख सकता हूं, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ Na सॉलिड। ये भी यही सेम ही डेफिनेशन होल्ड करेगा कि 1 मोल एटम से, सॉरी 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस बना दिया, फेस चेंज भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, फॉर्मेशन ऑफ, हम लोगों ने आयन जो पढ़ा था ना ईशान, वो फॉर्मेशन ऑफ एक्वस आयन पढ़ा था, ठीक है। तो दिस इज नॉट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है, क्योंकि वो जनरली एक्वस के लिए हम लोगों ने पढ़ा था। आप इसको सिंपली आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलोगे, डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी। किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो रहा है ये? सोडियम का, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस, इसको आप क्या बोलोगे? व्हाट ऑल कैन यू से अबाउट दिस? नहीं, नथिंग कैसे हो सकता है बिल्कुल, you can call it delta H atomization, you can call it delta H atomization of chlorine element, or you can also call it half of the bond enthalpy of chlorine chlorine bond. हाफ क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये पर मोल बेसिस पे डिफाइन होती है ना बॉन्ड एंथैल्पी, तो क्लोरीन का 1 मोल कोफिशिएंट हाफ है, यानी कि हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये समझ में आया? हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना इसको मैं। एंड ये लास्ट वाला व्हाट विल इट रिप्रेजेंट? Correct. This is delta H Eg, electron gain enthalpy of chlorine as an element, right? And by Hess law, ठीक है, या फिर knowing the fact that enthalpy is a state function, ये जो रेड वाला है, ठीक है, will be equal to ग्रीन वाला, राइट? रेड वाला बिकॉज ये डायरेक्टली हम लोग ए से बी जा रहे हैं, मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जा रहे हैं, और ग्रीन वाला कैसा है, हम लोग वापस इनिशियल से फाइनली जा रहे हैं बट इनडायरेक्टली जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ दैट डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl सॉलिड इज इक्वल टू, ये बाकी सब ग्रीन वाले, ठीक है, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऑफ Na, ठीक है, प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na plus half of bond energy of chlorine chlorine plus delta H Eg of chlorine plus delta H Le of NaCl, राइट? इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। दिस इज योर बॉर्न हेवर साइकिल। अभी समझ में आया आप लोगों को बॉर्न हेवर साइकिल क्या था, कैसा था? अब इसमें से कुछ दिया होगा, कुछ मिसिंग होगा, तो आप लिख सकते हो आसानी से।
ठीक है, ऑलराइट, चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सोच रहा था मैं कि आज कर लेंगे, बट चलो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ही बचा है थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट, एंड आई वुड वांट टू डिस्कस डाउट्स। ठीक है, आज की क्लास में मैं डाउट डिस्कस नहीं कर पाया, ऑल्दो आई वांटेड टू डू दीज डाउट्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थर्मोकेमिस्ट्री के डाउट्स हम लोग साथ में डिस्कस करें, ताकि यू आर अवेयर अबाउट ऑल दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स दैट यू आर गोइंग टू मेक। आप ये मिस्टेक करोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। ठीक है, सो मेक श्योर नेक्स्ट क्लास में यू आर अटेम्प्टिंग द प्रीवियस होमवर्क एज वेल एज जो मैं आज होमवर्क दूंगा। ठीक है, आज भी मैं थोड़ा होमवर्क दूंगा आप लोगों को टू ट्राई। हाँ, एंड बचा हुआ थोड़ा सा मैं थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट है वो भी नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दूंगा। सेकेंड लॉ नेक्स्ट क्लास में नहीं स्टार्ट कर पाऊंगा। सेकेंड लॉ आई विल स्टार्ट अफ्रेश इन द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो, ऑल राइट, एनी अदर क्वेश्चन, एनी डाउट्स, कुछ पूछना है आप लोगों को? ऑल राइट, चलो ठीक है देन, थैंक यू।